अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी खबर, और वो ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के हवाले से इजलास किया। उसमें उन्होंने डेडलाइन दे दी कि 27 सितंबर को वो जो इब्तदाई फहरिस्त है हल्का बंदियों की वो शाया कर देंगे, और तमाम एतराज़ात, तजावीज़ और उसको कंप्लीट करके 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जो है हल्का बंदियों की वो शाया कर दी जाएगी। और उसके बाद विद इन 54 डेज उन्होंने कहा कि जी हम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवा देंगे। यानी कि उन्होंने इसमें जो लिखा हुआ है वो मैं वाज़ेह तौर पर पढ़ के बता देता हूं कि वो जब सब कुछ हो जाएगा तो और इसके बाद 54 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम के बाद इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ी अहम खबर है, जो पहले एक अनसर्टेनिटी चल रही थी कि जी कब होंगे नहीं होंगे, तो वो एक चीज तो खत्म हो गई कि अब एक आखिरी हफ्ता तो अनाउंस हो गया और 54 डेज के विद इन 54 डेज के अंदर करवाने होंगे। और इस पे बहुत सारी सियासी जमातों का रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो गई। कुछ का ख्याल वही था कि जी लेकिन हमारी तो कोशिश थी कि 90 दिन में होते, लेकिन जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने डिजिटल सेंसस नोटिफाई कर दिया तो उसके बाद एक और बाइंडिंग आ गया कि जी हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। तो उसमें जो है इलेक्शन कमीशन CCI के इजलास से पहले ही बता रहा था हमें कि जी 4 से 6 महीने लग सकते हैं। तो लेकिन उनकी मेहरबानी, उन्होंने कहा कि जी पहले 14 दिसंबर तारीख दी थी और अब जो है उन्होंने 14 दिसंबर दी थी, अब 30 नवंबर दे दिया कि जी हम फाइनल कर देंगे। एहसन इकबाल साहब का भी बयान आया, उन्होंने भी वेलकम किया कि जी चलें, और तकरीबन तमाम सियासी जमातों का यही रद्द अमल है। कुछ के थोड़े से खदशात हैं कि उनको डाउट्स हैं, क्योंकि उनका यह ख्याल है कि डेट नहीं दी, एक हफ्ता दे दिया है कि लास्ट वीक है। तो वो उस हवाले से है। नाज़रीन, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, थोड़ा सा सियासी मंजरनामे पे भी नज़र डालेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए और वापस निकल लिए लंदन। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा भी लंदन निकल चली गई। और इसके हवाले से कि जी 21 अक्टूबर को जो पहले 15 आई थी फिर 21 आई, कि वो अब शायद उसमें भी कोई तब्दीली होगी, लेकिन PMLN के कुछ लोगों का ख्याल है कि जी कोई तब्दीली नहीं होगी। फिर अब नैब के रेफरेंसेस जो वापस ले लिए गए थे नैब कोर्ट से, अब वो वापस वहाँ पे जा रहे हैं। एक ये भी मामला है। इन्हीं तमाम मामला पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। और प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में नाज़रीन हमारे साथ मौजूद होंगे सोशल सेक्टर के लोग, जो हम UNGA में जो इस वक्त बैठक लगी हुई है आलमी लीडर्स की, उनसे क्या तवक्कुआत हो सकती हैं, और पाकिस्तान को अब जो है खुद मुख्तारी की तरफ जाना है, उस पर हम प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे। अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं राव खालिद साहब, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट और एडिटर भी हैं 92 न्यूज़ के और बलूचिस्तान टाइम्स के। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब आपके वक्त का। राजा आमिर अब्बास साहब लीगल एक्सपर्ट हैं, माहिर कानून हैं और अब इंडिपेंडेंट तजिया भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का भी। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने एक बात की छोटी सी, वो ज़रा सुन लें। सबसे अच्छी खबर पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने वाले इदारे की तरफ से आई है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। उन्होंने जो फरमाया है कि 30 नवंबर तक तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इसके अंदर 54 दिन आप जमा करें इंतखाबी मुहिम के लिए, और उन्होंने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन खबर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। जी, उन लोगों के लिए मायूस कुन खबर है कि जो कहते थे कि ये केयर टेकर सेटअप लंबे अरसे के लिए चलेगा। राजा मेरे पास साहब, अनसर्टेनिटी तो खत्म हुई, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हम अदालतों में जाएंगे। अब क्या रह गया? मतलब एक चीज क्लियर हो गई, एक आईनी इदारा है जिसने बाकायदा प्रेस रिलीज के जरिए अनाउंस कर दिया और उन्होंने डेट्स दे दी हैं, तो अब इसमें कोई भाम तो नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल में। अब जो ये बहस है गैर जरूरी, इसको खत्म हो जाना चाहिए। देखिए, अगर अदालतों में जाते भी हैं तो वो जो डेट है कम से कम उसे यकीनी बनाने के लिए अदालत कह सकती है कि जी चलें ठीक है, डिले तो हो गया,
एक तो 54 डेज का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट विद इन 54 डेज है ना, वो तो मतलब लेकिन इसमें कुछ इश्यूज जो मुझे नज़र आ रहे हैं कि जैसे उन्होंने डेट दी है कि जी 30 नवंबर को ये हातमी तौर पे हम फाइनल कर देंगे, उसके बाद ये जो डिलिमिटेशन होती है, लाजमी तौर पे जो फ्री कैन होते हैं वो अदालतों में जाते हैं, हल्का बंदियों पे उनके एतराज़ात होते हैं। अब अगर वो अदालतों में चले जाते हैं तो आई डोंट नो कि अदालतें उसको कितना स्पीडली उन मैटर्स को डिसाइड करते हैं, क्योंकि इलेक्शंस में डिलिमिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्योंकि अगर कोई हल्के इस किस्म के बन गए जिस पे पार्टीज को कोई इतराज़ात हुए तो वो आप, लेकिन वो तो टाइम देंगे ना, पहले जब इनिशियल 27 सितंबर को लिस्ट छप जाएगी, 27 सितंबर से 30 नवंबर तक का यही टाइम पीरियड है कि इतराज़ात वो एक महीने का टाइम होता है जो इलेक्शन कमीशन के पास अपीलें होंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हाई कोर्ट्स जाना होगा, इलेक्शन कमीशन का जो भी डिसीजन होगा। अच्छा, लेकिन वो तो पहले भी हमने देखा हुआ है, साइड बाय साइड चलती रहती हैं चीजें, लेकिन वो इलेक्शन शेड्यूल को तो डिस्टर्ब नहीं होता। नहीं, इलेक्शन शेड्यूल डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा कि अगर किसी हल्के की हल्का बंदियाँ चेंज हो गई, वहाँ पे पोलिंग स्कीम ही चेंज हो जाएगी, पोलिंग स्टेशंस चेंज हो जाएंगे, तमाम चीज़ें। बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अदालतों को फिर स्पीडली करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये जनवरी में होते हैं तो ये एक खुशाइंद बात है, इट्स अ गुड साइन कि जी इसको जो जा रहे हैं हम, एक अल्टीमेट जो चीज़ है कि जब असम्बलीज डिज़ोल्व हो जाती हैं तो नेक्स्ट पार्लियामान ने आना है। पार्लिमानी जमहूरियत में पार्लियामान को खाली नहीं छोड़ा जा सकता और उसके लिए इलेक्शंस ही तरीक़ेकार है। तो इट्स अ गुड साइन एंड लेट्स होप कि ये जनवरी में हो जाएं और इंशाल्लाह हो जाएंगे, क्योंकि अब मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है। राव खालिद साहब कहते हैं कि जी मुआशी इस्तेहकाम तब आएगा जब सियासी इस्तेहकाम होगा, और सियासी इस्तेहकाम पिछले काफ़ी अरसे से लिंक किया जा रहा था इलेक्शन से। हमने देखा आज स्टॉक मार्केट भी पॉजिटिव उसका रिस्पांस आया और कल तवक्को की जा रही कि मजीद बेहतर रिस्पांस आएगा। तो ये एक बेनिफिट तो हुआ कम अज़ कम, एटलीस्ट वो जो लोग थोड़े से परेशान थे तो वो एक तो कम अज़ कम तमाम सियासी जमातों को एक चीज़ तो पता लग गई कि जी अब यहाँ पे इस तारीख से इलेक्शन है। जी बिल्कुल, इस अनाउंसमेंट से फ़र्क तो यकीनन पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ा नहीं। मैंने देखा रिजर्वेशन शो कर रहे हैं। राज साहब ने जैसे पॉइंट आउट किया कि चैलेंज हो जाती है, अगर तो इंडिविजुअल हल्के की चैलेंज होती हैं तो फिर तो इतना इशू नहीं है, पूरी पोलिंग स्कीम उससे मुतासर नहीं होती। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चली जाती है कोर्ट में हल्का बंदियों को लेकर, MQM से PTI चली जाती है, नून चली जाती है, पार्टी अगर चली जाती है पूरी उसको लेके चैलेंज करने, फिर यकीनन ये एक इशू हो सकता है। लेकिन मैं फिर इस प्रेस रिलीज का जो यही पार्टीज जो हैं दे डेस्परेटली नीड, दे आर आस्किंग फॉर इलेक्शन। एग्जैक्टली तो वो जो चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली क्लैरिटी चाह रहे हैं डेट के हवाले से। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आखिरी जो है ना, आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। अच्छा यार देख लेंगे काइंड ऑफ मुझे फील आ रही है इससे ना, तो ये इतना ढीला ढाला बयान नहीं होना चाहिए। मुझे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ी सर्टेनिटी नजर आ रही है कि आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे, करवा दिए जाएंगे, मतलब एम्फेसिस है इस पे। आप पूरा ये सिर्फ अलहदा से जुमला दिया ना, कंटिन्यूटी में आ रहा है। और इसके 54 दिन बाद इलेक्शन प्रोग्राम के बाद इंतखाबात जनवरी 2024 में करवा दिए जाएंगे। सही, ठीक है, इसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए। इट्स वेरी सीरियस। मेरे ख्याल में आने वाले कुछ दिनों में वो दे भी सकते हैं डेट्स। अगर डेट्स देते हैं ना तो फिर अच्छा स्टिल डेट्स आ जाती हैं तो वो जो कहते हैं देयर आर मेनी स्लिप्स एंड कप एंड लिप्स, तो वो फिर उसके बाद का प्रोसेस जो है आगे उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब जुडिशरी आपको रिटर्निंग अफसर नहीं दे रही, उसके बाद पॉलिटिकल ओवरऑल जो कैंपेन है वो तो शुरू हो चुकी है। वो तो हम देख रहे हैं कि कैंपेन वो तो बंद ही नहीं हुई। वो तो देखिए जिस दिन असेंबलीज डिसॉल्व हुई 9 अगस्त के बाद से तो हमें वो एक सीन जो है वो नजर यही आ रहा है कि कैंपेन शुरू हो चुकी है। इवन नो कॉन्फिडेंस, लंदन में इवन नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले से शुरू थी। जो सारे जलसे जुलूस हो रहे थे महंगाई के खिलाफ और हुकूमत को हटाने के खिलाफ, नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई, फिर उसके बाद मुसलसल चले ही जा रही है। हम तो ज़िमनी इलेक्शन उसमें हुए, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद आगे। अच्छा जनवरी का फिर आप एक और जेहन में रखिएगा, जनवरी जो है ना हमारे अपर जो नॉर्दर्न एरिया सारा बनता है, ये इस्लामाबाद एंड अपवर्ड, ये बड़ा सीवियर कोल्ड मौसम होता है, बर्फबारी होता है, स्नोफॉल होती है, रास्ते रुक जाते हैं। एनीवेज
वो ये वो थोड़ा है, सा वो तो है। खुदा ना खास्ता आप जुलाई अगस्त में रखें तो जी फ्लड्स आ जाते हैं, खुदा ना खास्ता तो वो एक डेट अगर अनाउंस क्लाइमेटिक हैजर्ड्स जो हैं वो डेट, एग्जैक्ट डेट अगर कह देना कि तो इस डेट और शेड्यूल, उसके बाद शेड्यूल आ जाए। से रिक्वेस्ट करेंगे कि जी इन दिनों में बर्फ ना पड़े या बर्फ पड़ जाए, पहले पड़ जाए, वो बहुत थोड़े बहुत इलाके में चले, मे बी कोई बिल्कुल उसमें मदद हो जाए। लेकिन अब जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, वो यकीन सिर्फ हमारा नहीं ख्याल, ये हमारे जितने एशियाई तरक्कियाती बैंक की भी स्टेटमेंट नहीं, चाइना, मिडल ईस्ट में जितने हमारे दोस्त हैं, अमेरिका है फॉर दैट मैटर, ब्रिटिश है, ये जो इनके हाई कमिश्नर जो वाइसराय हमारे यहाँ होते हैं, जो मिले थे इलेक्शन कमिश्नर को जाके, आई थिंक उन्होंने भी कुछ ना कुछ बात की होगी। फिर देन IMF, ऑब्वियसली इस तरह तो वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही देते, लेकिन वो भी समझते हैं कि अगर ये चल रहा है IMF के साथ हमने चलना है, तो कम से कम इन्वायरमेंट ऐसी ना हो जिसमें सर्टेनिटी ना हो, ऐसी एनवायरनमेंट हो जिसमें उनको यकीन हो कि जब उनका प्रोग्राम इंप्लीमेंट होगा। जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत जो पहली किस्त मिली थी, उसके बाद जो 2 किस्तें मिलनी है, उनको उसका टाइम शेड्यूल दिया था कि जी हम केयर टेकर सेटअप को देंगे एक, और उसके बाद हम इलेक्टेड गवर्नमेंट को देंगे। उसके बाद नहीं, ये था कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा, उसके साथ आपको दूसरी ट्रांच मिलनी है, और जब अगली गवर्नमेंट आ जाएगी वो तीसरी ट्रांच मिलनी है। तो इलेक्शन शेड्यूल ये ऑलमोस्ट उसके करीब करीब है जो सेकंड ट्रांच हमारी है। नहीं, बिल्कुल राजा आमिर अब्बास साहब, इसके साथ और चलें, ये तो अब एक चीज कम से कम कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो मिल ही चुकी हुई है। ऑलमोस्ट तमाम सियासी जमातों ने मतलब एक चीज को खुशाइन किया है। पीपल्स पार्टी की शहरी रमान साहिबा को मैं सुन रहा था, उनका ख्याल था कि डेट दे देनी चाहिए थी, लेकिन होपफुली डेट भी आ जाएगी अगले कुछ दिनों में। अब दूसरे मामला जो हैं वो एकदम जो नैब के केसेस अब दोबारा जा रहे हैं, ये जो डिसीजन आया था अब उसके ऊपर काम अमल दरामद शुरू हो गया, ये चैलेंज हो सकेगा? इस पे अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, दोबारा रिव्यू जाएगा और कहीं से जाए ना जाए, जो एग्रीव्ड पार्टीज हैं लाइक जिनके केसेस थे, ऑब्वियसली वो तो अपील्स इसके रिव्यू फाइल करेंगे इसके खिलाफ। और अब देखना ये होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्या हुकूमत फाइल करती है, और अगर हुकूमत फाइल करती है रिव्यू, तो हुकूमत को ग्रीवेंस क्या है उस फैसले से। क्या हुकूमत चाहती है कि वही टूथलेस नैब रहे, या हुकूमत जो मौजूदा है केयर टेकर, जबकि कहती है कि हम तो करप्शंस के खिलाफ हैं, हम केयर टेकर गवर्नमेंट तो वुड नेवर वांट टू, व्हाई वुड दे? वेल लेट्स सी फॉर अनदर कपल ऑफ डेज, क्योंकि अगर हुकूमत भी नहीं जा रही, नैब भी नहीं जा रहा, 2 मेन फ्री कैंप नैब ने तो फैसले पे अमल दरामद शुरू कर दिया, तो फिर जो पार्टीज जाएंगी तो फिर ये रिव्यू एक इतना मजबूत नहीं होगा। सिर्फ इस हद तक उनको उम्मीद है कि जो टेक्निकलिटीज़ हैं लाइक फॉर्मेशन ऑफ द बेंच, वो उस वक्त दुरुस्त नहीं था या नहीं, अदरवाइज इट्स अ वेरी हार्ड डिसीजन कि जिसको रिव्यू में तोड़ा जा सके। क्योंकि किसी भी जगह दुनिया में, क्योंकि अगर आपने IMF की बात की, आपने दुनिया के अदारों की बात की, वो ये भी देख रहे हैं कि जी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस क्या है इस मुल्क में। और नंबर 2, ये जो केसेस हैं, ये केसेस बड़ी हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जरदारी साहब के ख़िलाफ़ हैं, मियाँ साहब की फैमिली के ख़िलाफ़ हैं, और ऐसे सीनियर लीडरशिप है जिनके ख़िलाफ़ हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के ख़िलाफ़ हैं। तो लगता ऐसे है कि जी नैब जो कि पुरानी नैब थी, उसको हम देख रहे हैं कि वो चेंज हो रही है ऑलमोस्ट। उसकी जो चेयरमैन थे वो भी नए आ गए, एक एक्स जनरल आ गए, अब डिप्टी चेयरमैन भी चले गए, उसके बाद प्रोसिक्यूटर भी रिज़ाइन दे गए, उसके बाद है कि पता नहीं DG ऑपरेशंस या दीगर जो अमला है शायद वो भी नया इंडक्ट हो। तो अगर ये नई टीम आ रही है, तो ये नई टीम ऑब्वियसली किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के तौर में वो नई टीम अगर आ रही है तो वो टूथलेस स्नैप में क्यों बैठेगी? नहीं बैठेगी, और ये किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में नहीं आ रही जो कि एफिलिएटेड होती हैं, जिसको ये होता है कि जी किसी को दबाना है, किसी को बचाना है। तो ये अगर आएंगे ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये अगर आएंगी तो ये ऑब्वियसली दे विल गो फॉर बिजनेस। तो ये वो चीजें हैं कि जो इलेक्शंस के में देखनी होंगी कि इस पे क्या होता है, क्या पॉलिटिकल पार्टी स्टांस लेती हैं, कैसे वो कैंपेन करती हैं, क्या मियाँ साहब आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। और अगर आपने इंट्रो में जैसे कहा कि डिले हो रहा है शायद कोई अगर उनका,
तो अगर वो डिले होगा तो इसी वजह से कि मे बी ही विल वेट फॉर द 15 से 21 तो जो मुझे याद पड़ता है, मतलब वो किसी ने कहा था कि वो जंतरी से कंसल्ट किया गया कि नहीं होती वो जो कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें सफर मना करते हैं ना, वो देखना यही होगा कि जी आया ये नैब सितारों का हिसाब निकाला जाता है की रिव्यू। अच्छा ये वो राव साहब दो ये नई जंतरी ये है राव साहब, दो चीजें हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने एक दूसरे के ऊपर बड़ा वो एक मतलब एक सख्त स्टांस लेना शुरू किया। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई कि जी नहीं, अगर कोई उधर से कुछ जुमलेबाजी होती भी है तो सेकंड और थर्ड टियर की लीडरशिप जवाब दे दे, लेकिन मतलब इसको ज़्यादा हीट ना दी जाए। उसके बाद देखा कि वो शहबाज शरीफ साहब जितने वो एक्टिव होते थे बीइंग चीफ मिनिस्टर, और फिर जितने वो एक्टिव थे बीइंग प्राइम मिनिस्टर, वो उतने ही एक्टिव निकले। जेट सेट उन्होंने विजिट किया, आए लंदन से लाहौर, और फिर ये क्या, ये आपको क्या लगता है कि वो तैयारियां या वो उस तरह उस वक्त जो कह रहे थे, अभी इतलात ऐसी आ रही थी कि जी शायद वो उतनी मोटी मोबिलाइजेशन नहीं हो सकेगी लोगों को लाने के लिए? देखिए वो तो मोबिलाइजेशन जब करेंगे तब करेंगे वो, क्योंकि अभी तो उसमें भी उन्होंने चेंज कर लिया प्लान। जावेद लतीफ़ साहब को एग्जैक्टली वो तो बहुत चल रहा है इस वक्त जावेद लतीफ़ साहब के लोगों की जो सड़कों पे स्कूल जा रहे होते हैं, जो काम करने जा रहे शादियों का सीजन, तो वो सारा उन्होंने देख के जो है ना, तो वो अच्छी बात है, उन्होंने लोगों का ख्याल किया। लेकिन उसके पीछे और बहुत सी रीजन है। अब आपको पता है मियाँ साहब जब आ रहे थे, गिरफ्तार हुए थे, इनकी रैली एयरपोर्ट नहीं पहुंची थी, रास्ते में ही गुम हो गई। 13 जुलाई 2018 मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। एक हमारे मरहूम दोस्त होते थे, उन्होंने मतलब वो आई विटनेस अकाउंट हमें दिया था कि क्यों हमजा शहबाज साहब गाड़ी चला रहे थे और वो रास्ता क्लियर होता था तो वो चलाते थे, तो शहबाज शरीफ कहते नहीं लोगों जमा होने दे हाले तो वो उस तरह करते करते इन्होंने पहुंचना होता है, वो पहुंच जाते हैं। बेनजीर भुट्टो को रोकने की कोशिश की गई थी। शहबाज शरीफ साहब जब जेल में मिलने आए तो उन्होंने अपनी वालदा से नाराजगी का भी इजहार किया कि इन्हें ठीक नहीं किया। बेनजीर भुट्टो ने जब जाना था इधर, उनके घर के बाहर बार्ड वायर लगी हुई थी, शेलिंग हो रही थी। परवेज राठौर साहब एसएसपी थे उस वक्त इस्लामाबाद के, फारूक लगारी साहब F8 में वो, और बेनजीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शेख साहब ने कहा कि राठौर आई विल हैंग यू अपसाइड डाउन विद दिस ऑन दिस ट्री। उस चौक में जब पहले वापस फिर भी लियाकत बाग पहुंच गई थी, और उसको मैं, क्योंकि हम उनका पीछा कर रहे थे कि दूसरी गाड़ी में जब वो निकली तो वो अंदर गंज मंडी वाले तंग गलियों के रास्ते से होते वो पहुंच गई। लेकिन पानी छोड़ा हुआ था उन्होंने। राव साहब फकीदुल मिसाल इस्तकबाल और फकीदुल मिसाल जलसा, अच्छा वो उन्होंने 2011 से तो कंपेयर किया, आई डोंट वांट टू नेम दैट, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 1986 में जब आई थी, आई वाज आल्सो देयर। मैं हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्टल से जब मैं दुनिया को देख रहा था, मैं लाहौर हाई कोर्ट से ज्वाइन किया था उस, तो इट वाज समथिंग। तो मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने बेंचमार्क नहीं रखा, क्योंकि उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया बीबीसी और वो सारे कह रहे थे कि इमाम खुमैनी के बाद जो बड़ा रिसेप्शन है वो बैरिस्टर, अच्छा जी शहबाज शरीफ, बैरिस्टर एतजाज हसन का कोट बता देता हूँ। एतजाज हसन साहब हमारे साथ थे, मुमताज़ आलम गिलानी वगैरह हम हवालनगर से इकट्ठे आए थे, तो उनकी दोस्ती बड़ी थी। तो एतजाज साहब ने जब देखा ना, तो उनका एक जुमला था, उसने कहा यार बेनज़ीर जो है ना ये इंसान नहीं है, वरना इतनी मखलूक देख के तो बंदा पागल हो जाता है। इसने तो बड़ी नॉर्मल स्पीच की है यहाँ पे, तो ये इतना बड़ा वो लीडर, नो डाउट। अच्छा ये ज़मीर आएंगे, अब ये वापस आएंगे उसी बयानिए पे, क्योंकि जो बयानिया मियाँ साहब ने बनाने की कोशिश की शहबाज शरीफ साहब के एकदम से वो न्यूटन के असूल के तहत वापस होने की जो वजह है ना, वो एक्शन रिएक्शन, वो आए और फ़ौरन वापस चले गए, वो टेनिस बॉल की तरह कह लेंगे रिएक्ट हुआ उनका। तो उसकी वजह वही है कि वो उन्होंने जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की। सही, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़े हौसले में अभी भी है। वो कहते हैं कि खैर है, नैब केसेस पहले भी हुए, 12 साल हम अंदर भी रह गए, अभी भी। अच्छा नैब केसेस के हवाले से एक तो उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, कोर्ट्स को इंडिपेंडेंट सब कुछ होना चाहिए। ये इसको मिस यूज़ पोलिटिकल इंजीनियरिंग वगैरह के लिए होता रहा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ हमारे यहाँ जो एनवायरनमेंट रही है ना, अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं आगे आपके, तो अभी 2 महीने के लिए अगर शुरू कर ले केसेस, भले शुरू कर ले, लेकिन कम से कम इलेक्शन होने तक इनको ज़रा थोड़ा सा ना वो उस तरह ना करें, वरना ये एक
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसका भी जायज़ केस भी होगा वो फिर सड़क पे होगी कि देखें हमारे खिलाफ विक्टिमाइजेशन हुई इसलिए हम इलेक्शन हार गए क्योंकि हमारे खिलाफ तो ये सारा काम शुरू कर दिया गया था उस वक्त हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया था। मुझे राजा साहब मुझे एक बात बताएं कि भाई जिन्ना खादियां गाजरा टेढ़ो ना दे पीड़ मतलब प्रॉब्लम आपने भाई जो किया गलत किया यू हैव टू पे फॉर दैट। हिस्ट्री है नहीं हिस्ट्री देखें अगर कोई ये लॉजिकल एंड तक आप क्यों नहीं पहुंचा सकते कोई भी केस चाहे वो किसी भी टाइम पे आई एम फॉर इट इट्स ऑन रिकॉर्ड उसमें लिखा हुआ है। तो जब ये हालात होते हैं तो देन वन फाइन मॉर्निंग अगर शहबाज शरीफ को नज़र आए कि जी उस दिन तो वो ख़त्म हो गया था लेकिन अब वो एसिड्स के केसेस खुल गए, रमज़ान शुगर खुल गया और रमज़ान शुगर में अगर दोबारा अरेस्ट शुरू हो जाते हैं तो देन व्हाट इज़ दिस के एक रोज़ 6 में पहले उनको क्लीन चिट्स मिल रही थी, इसी नैब की अदालतों से भी मिल रही थी और अब ये दोबारा आएंगे। ये जो आपके सिटिंग स्पीकर बैठे हुए हैं इनके खिलाफ भी केसेस हैं, राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ, जरदारी साहब के बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो अब ये देखने की बात है कि जो नैब की नई टीम आ रही है वो क्या करती है और सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, बिकॉज अ लॉट डिपेंड्स ऑन दिस नैब इशू। ये मुझे लग रहा है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट अब राजा हमारे पास अब मेरे मतलब जराए भी हैं सोर्सेज मतलब और वो उन्होंने कहा कि इट वुड बी अक्रॉस द बोर्ड एंड इट वुड नॉट बी कैटेगराइज्ड एज विच हंटिंग और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, किसी भी तरह कोई साबित नहीं कर सकेगा। सो दैट इज अ गुड साइन। नहीं मतलब भाई पैसा चाहे मतलब अक्रॉस द बोर्ड इट्स नॉट ओनली पॉलिटिशियंस, इट्स गोइंग टू बी लाइक यू नो एवरीवेयर, जहां भी होगी बहुत अच्छी बात होगी, आवाम बड़ी खुश होगी क्योंकि आवाम नाराज ही इसी बात से है कि जी एक दफ़ा तो हम परेशान होते हैं और फिर यही दोबारा हमारे ऊपर लीडर बन के बैठ जाते हैं जिन पे मेगा करप्शन के केसेस हैं और फिर दोबारा इनको एक नैब आके पकड़ती है, फिर अगर इलेक्शंस ये जीत जाते हैं तो व्हाट इज गोइंग ऑन। तो इस चीज़ को ख़त्म करना है कि जी वंस फॉर ऑल इफ़ दे आर इन्वॉल्व ईदर वे, नैब अगर नई फॉर्म में आती है और वो अगर अच्छा चलेगी तो यकीन करें कि बहुत पजीराई उसको मिलेगी एंड पीपल नाउ अंडरस्टैंड कि व्हाट्स गोइंग ऑन और ये किस पर्पस के लिए हो रहा है। और दो इम्पोर्टेंट चीज़ें, एक नैब और इलेक्शंस का होना, अभी बहुत अच्छी बात है, ऐलान आ गया है, आगे देखते हैं कि जी डेवलपमेंट्स वो जिसको कहते हैं कि डेवलपिंग स्टोरी है तो इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, लेट्स सी। अच्छा चल राव साहब योर टेक, मतलब कि इनका ख्याल है कि इट्स स्टिल अ डेवलपिंग स्टोरी, बट इस पे थोड़ा सा चलें आगे चले जाते हैं। इलेक्शन तमाम सियासी जमातें एक तरह से इलेक्शन मोड में आ गई थी, हमने देखना मतलब JUIF और MQM और GDA इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं सिंध में टू गिव टफ टाइम टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और सुनने में ये आ रहा था कि शायद इनके साथ जाके PMLN भी होगी नथी क्योंकि वो उन्होंने उसको वहाँ पे चेक करना है अगर जो पंजाब में इनके साथ होता है। अब आपको क्या लगता है कि ये दिस वुड बी पीपल्स पार्टी वर्सेस PDM इन इलेक्शंस एज वेल? मेरा ख्याल है सिंध में तो यही होगा क्योंकि GDA के साथ शायद अलायंस का है पीपल्स पार्टी का चांस, सिंध में यही होगा। एक बड़ी दिनों से चल रही है चीज़ और कुछ थोड़ी सी बातें भी उसके बारे में हैं कि पीपल्स पार्टी और PTI के भी कुछ बैकडोर कुछ राब्ते शाब्ते उनके चल रहे हैं और वो मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं उनके, तो वो किस किस्म का स्टेटमेंट आई कि जी मतलब न्यू फेस मतलब कह रहे थे कि हमें कोई मुज़ायका नहीं होगा। नहीं, PTI अपने कैंडिडेट्स के हवाले से तो ये कर रही है ना कि वो वकला को देंगे टिकट्स और ख़ास तौर पे यंगर पीपल जो हैं यंगर लॉयर्स की उसको दिए जाएंगे, ये तो बातें चल रही हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी और PTI की जो कुर्बत है ना उसके बहुत ज़्यादा चांसेस वगैरह उसमें बन रहे हैं, तो वो एक हो सकता है। नून पंजाब में तो वो ऑल अलोन लड़ना चाहती है और वो उनका ये ख्याल है कि जिस किस्म की उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड सो कॉल्ड जो है उसमें उनको सपोर्ट मिलेगी और पंजाब में वो मेजॉरिटी ले जाएंगे और उसी से ज़ाहिर पंजाब की सीटें जितनी है उसमें से आप अगर 80-90 भी ले लेते हैं तो बाकी आपके लिए इकट्ठा करना 60-70 लोगों को इतना मुश्किल नहीं होता रिजर्व सीटें डाल के। सही, बहुत बहुत शुक्रिया राव खालिद साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, आपके वक्त का नाज़रीन। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे नादिर गुल साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड, और उनके साथ होंगे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जमान साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, काज़िम यूनिवर्सिटी। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है नादिर गुल साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड, और उनके साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जमान साहब। ये फाउंडिंग मेंबर ऑफ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं सोशियोलॉजी के कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वर्ल्ड लीडर्स, दुनिया के जो लीडर्स हैं वो इस वक्त न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के लिए इकट्ठे हुए हैं और यकीनन दुनिया के मामलात ज़ेर बहस हैं। तमाम लीडर्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और इसमें क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं, पॉवर्टी है, हंगर है, जो जिसको आप कहते हैं सिक्योरिटी सिचुएशन है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। हम थोड़ा सा ज़रा फोकस करना चाहेंगे आज के प्लेजेस हमेशा होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि फिर अगले साल जब उसके ऊपर बैठे होते हैं लोग तो रिव्यू कर रहे होते हैं, लेकिन कोई खातिर खार रिजल्ट्स नहीं निकल रहे होते। तो इस सूरत हाल पर ज़रा नज़र डालेंगे क्योंकि वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब भी खिताब करने जा रहे हैं UNGA से, और देखेंगे कि वो यकीनन बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए कश्मीर इशू है, उस पर वो बात करेंगे। फिर क्लाइमेट चेंजेस हैं, फ्लड से जो नुकसानात हुए, जो वर्ल्ड की जो प्लेजेस थी जो मुख्तलिफ फोरम्स पे हुए, उस पर भी वो बात करेंगे। मैं नादिर गुल साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। एक 2015 में इसी UNGA में जो था वो SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए थे और उनको टारगेट किया था कि नो पॉवर्टी एंड ज़ीरो हंगर बाय 2030। सो 8 years डाउन द रोड जो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं वो कहते हैं कि जी ज़ीरो पॉवर्टी तो नज़र नहीं आ रही। 575 मिलियन जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और 84 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो बाय 2030 विल बी आउट ऑफ स्कूल। तो चैलेंजेस वर्ल्ड वाइड बहुत सारे हैं, कैसे देखते हैं इसको? पहले तो ज़रा इंटरनेशनली इस पर बात कर लेते हैं कि कहाँ पे लैक करता है वर्ल्ड लीडरशिप, जहाँ पे हम ख़ास तौर पर डेवलपिंग वर्ल्ड, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हों या और कंट्रीज़ हों, हम देखते हैं कि बहुत बुरे हालात भी हैं। जी बहुत शुक्रिया। इसमें देखें, अगर हम 2015 से पहले देखें तो सिमिलर टारगेट सेट किए गए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के, और फिर हमने देखा कि जो टारगेट थे वो लेस दैन हाफ भी अचीव नहीं हो सके थे। उसके अंदर नए कॉन्सेप्ट भी आए, इंक्लूसिवनेस पे बड़ी बात हुई और 17 गोल्स डिटरमाइन किए गए हैं जो कि 2030 तक अचीव करने हैं। लेकिन अगेन मेरा ये ख्याल है कि गिवन द करंट सिचुएशन और जो पास्ट प्रैक्टिसेस रही हैं उसमें ये 2030 तक भी अचीव करना बड़ा मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि प्लेजेस की हद तक रहते हैं और उस पर जो डेवलपिंग वर्ल्ड, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं G20 पार्टिकुलरली, वो अपनी कमिटमेंट्स कभी पूरी नहीं करते। अगर हम देखें तो पॉवर्टीज़ को रिड्यूस करने के लिए ग्लोबली जो मेजर चैलेंजेस हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो जो गरीब ममालिक हैं उनके डेप्ट है, लोन है, और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। और पाकिस्तान आपके सामने हमारी इकॉनमी की जो इस वक्त कंडीशन है वो डेप्ट की वजह से। दूसरा यह है कि जो ममालिक रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसके बहुत बड़े इम्पैक्ट हैं हम जैसे ममालिक के ऊपर, पाकिस्तान कंट्रीब्यूट्स लेस दैन 1% ऑफ ग्लोबल एमिशन। लेकिन यह कि जो इफेक्ट है उसमें 8 वर्स्ट अफेक्टेड ममालिक जो हैं उसमें से पाकिस्तान है। इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, गुनाह हमारा कोई नहीं है। लेकिन हमने देखा कि दुनिया जो कि रिस्पॉन्सिबल थी इस क्लाइमेट हैज़र्ड के लिए, जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, उन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। एक नॉर्मल फिनोमिना बन गया ड्राउट, फ्लैश फ्लड्स, और हमने 2022 का देखा कि जो कैटास्ट्रोफी आई उसमें इवन यहाँ तक वो हाईलाइट हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल साहब आए, उन्होंने ख़ुद देखा सारा, और उन्होंने इस वक्त फिगर कही कि जी $23 बिलियन के करीब लॉसेस हैं, जो कि अब आके जो फाइनल कंक्लूजन हुई है कि कोई $17 बिलियन तक के लॉसेस हैं। और उसमें जो प्लेजेस हुई, कॉन्फ्रेंसेस इसके ऊपर हुई, यूएन ने भी कॉन्फ्रेंसेस अरेंज की,
लेकिन उसमें कुछ लोन तो अप्रूव हुआ, जैसे सिंध के अंदर अभी 1.3 बिलियन में हाउसेस बन रहे हैं, लेकिन जो प्लेजेस थी उस वक्त वो 10% तक मेच्योर अब तक नहीं हुई हैं। दूसरा ये हुआ कि डोनर 9 बिलियन टोटल जो प्लेजेस थे, लेकिन ये एस्टिमेट यही था कि जी इट विल गो अप टू 20 बिलियन जो UN सेक्रेटरी जनरल फोर्सी कर रहे थे। लेकिन उसमें हुआ यही कि जो करेंट डोनर पाकिस्तान के अंदर है उन्होंने रीप्रोग्रामिंग की बेसिकली, जो उनके ऑलरेडी प्लेज्ड अमाउंट थी पाकिस्तान के लिए अगले 2, 3, 4 सालों के जो उनके प्रोग्राम थे, उन्होंने उसको मॉडिफाई करके नाम क्लाइमेट चेंज का दे दिया। तो वो एक ट्रिकी थी बेसिकली, एडिशनल रिसोर्सेज बहुत कम आए। तो इसके असरात लाजिम बातें आते हैं। अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है पाकिस्तान के हवाले से कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि $3.7 पर डे इनकम अगर किसी की नहीं है पर कैपिटा, तो वो गरीब कैटेगरी में आता है। और 2023 में वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है कि 37% लोग पाकिस्तान के अंदर इस कैटेगरी के अंदर हैं। और फिर अभी जो रिसेंट प्राइस हाइक है उसके अंदर मज़ीद प्रॉब्लम्स हैं। और ये जो हुकूमत पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक सपोर्ट दे रही है, ख़ास तौर पे जो सोशल सेफ्टी नेट का हमारा प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, 6.1 मिलियन फैमिलीज़ को हर कैटर कर रहे हैं। सही। लेकिन स्टिल वो नाकाफ़ी नहीं है। उसके लिए अब कोशिश ये करनी चाहिए कि हम थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, और पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड जिससे मेरा ताल्लुक़ है, हमने इस पे काफ़ी काम भी किया है। और हमारा एक मॉडल है ग्रेजुएशन का जिसको हुकूमत पाकिस्तान बड़ा अच्छा तरीके से समझ रही है और अपस्केल करने की कोशिश करी है कि इन बेनिफिशरीज़ को बजाय मछली देने की मछली पकड़ना सिखाया जाए इन लोगों को। एग्जैक्टली ये, और फिर इस पर और भी बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर जो एक हमारी यूथ बल्क हर साल एजुकेट होके बाहर आ रहा है उसके ऊपर। डॉक्टर जमान साहब, यकीनन चैलेंजेस बहुत बड़े हैं दुनिया के लिए इंटरनेशनली, और उसके बाद फिर हम तो एक छोटा सा मुल्क होते हुए हमारे लिए तो सिर्फ जो चैलेंजेस इंटरनेशनली बड़े हैं तो हमारे लिए तो वो बहुत बड़े होते हैं। इस पर क्या कहेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उससे पहले MDGs था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और फिर वर्ल्ड बैंक भी आपको उन गोल्स से रिलेट करता था कि जी आपको हम प्रोजेक्ट लोन तब देंगे जब आप इन गोल्स पे, स्पेशली एजुकेशन के सेक्टर में, और वो बहुत सारे उसमें थे। अब पॉवर्टी और एजुकेशन दोनों, और फिर हेल्थ, ये 3 ऐसे इश्यूज हैं जिस तरह नादिर गुल साहब ने कहा कि क्लाइमेट भी बहुत रोल प्ले करता है, और हमारी जो ड्राउट आ गई, फ्लैश फ्लड्स आ गए, ये हमारी मईशत को और थोड़ा सा पीछे धकेल देता है। इन सारी चीज़ों को कैटर करने के लिए आप आलमी जो इस वक्त लीडर्स हैं वो बैठे हुए हैं कि चलो भाई, मतलब ये क्योंकि अगर कहीं पे किसी को भी तकलीफ है तो वो ग्लोब के अंदर ही रह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कहाँ पे लैग कहाँ पे करता है इंटरनेशनल वर्ल्ड, इंटरनेशनल लीडर्स के? क्या हर एक के अपने अपने बहुत क्लोज मतलब हैं कि जी बस ठीक है इतना कर लो और बाकी को छोड़ो, देखा जाएगा? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस चांस। सर, पहली बात तो मैं आपसे विद ड्यू अपॉलॉजी थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। हम 5th लार्जेस्ट और 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड हैं। तो हम छोटा मुल्क नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पॉपुलेशन वाइज तो ऑफकोर्स छोटा मुल्क नहीं है, लेकिन ये पॉपुलेशन बहुत बड़ा रिसोर्स भी है अगर हम उसको प्रॉपरली, मैं जहाँ नादर साहब ने अपनी आर्गूमेंट ख़त्म किया था वहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि देखें, अगर हम इस पॉपुलेशन को ट्रेन कर देते हैं, हम इनको फ़िश पकड़ना सिखा देते हैं, तो चाइना हमारे सामने एग्जांपल है। अब हमारा नेबर इंडिया भी, हम उससे हज़ार इख्तलाफ करें लेकिन वो हमारे सामने है कि उन्होंने अपनी मैन पावर को यूज़ किया है, यूथ को यूज़ किया, और वो आज कहाँ अपने आप को प्लेस कर रहे हैं। शायद हमने इसमें लैक किया। अब हम अगर इसी चीज़ को थोड़े से तवज्जो देंगे तो मेरा ख्याल है कि हम दुनिया से कंप्लेंट हमारी बनती है, क्योंकि 2 अप्रोचेज़ हैं पूरी दुनिया में। एक ये है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड है बेसिकली वो जितनी भी कार्बन एमिशंस हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, और उसका लास्ट जो है या उसकी जो विक्टिम्स हैं वो 3rd वर्ल्ड कंट्रीज़, हमारे जैसे ममालिक हैं। एक और अप्रोच भी है, वो ये है कि हम खुद भी जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, शायद हमने अपनी आप पे भी तवज्जो नहीं दी, हम भी किसी हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम अपने प्रॉब्लम्स को सिर्फ दूसरों पे ब्लेम शिफ्टिंग करके हम समझते हैं कि हम बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो गए। तो मेरा ख्याल है इस पे भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ये हमारे पास जो इंडिजिनस इकनॉमिक्स है इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। हमें दुनिया ने कोशिश की है, लेकिन
आज तक दुनिया में कोई भी एक मुल्क भी नहीं है जो हेल्प या एड लेके डेवलप हुआ। मुझे कोई भी एग्जांपल आप बता दें। जब भी डेवलपमेंट आई है वो लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से है। हमारे पास बेपनाह रिसोर्सेज और वो उनका वेस्टेज इतना बड़ा है कि हमारी हम सब की सोच है। मेरा ख्याल है कि अगर हम जिस दिन हमने ये सोच लिया कि अब हमने डेवलप होना है और हमने सिर्फ इंडिजिनस रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, तो मेरा ख्याल है हम वाकई डेवलप हो जाएंगे। हमें 10 से 15 साल से ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ जो इंडिजिनस हमारा पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। हमारे जो पूरे सिस्टम में लीकेज हैं वो इतने बड़े हैं कि आपकी सोच है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। मेरी टीम काम कर रही है रोड सेफ्टी के ऊपर। अब देखें, इस्लामाबाद जैसे शहर के लिए टोटल जो है ना वो थोड़ी सी बसेस चाहिए, उसका नंबर भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल स्टॉक है वो 1400 व्हीकल्स हैं, जिसमें बसेज हैं और ये सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास हैं। यूनिवर्सिटीज़ की बसेज हैं, कॉलेजेस की, ये सारे के सारे। और इस इस्लामाबाद सिटी को 350 टोटल बसेस चाहिए। अब आप देखें ये इतना बड़ा स्टॉक अवेलेबल है। अब वो सारी की सारी सुबह की जाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बसेस, वो थोड़ी देर यूज़ होती हैं, फिर उसके बाद सारा दिन खड़ी रहती हैं, शाम को उनको ड्रॉप कर देती हैं। वो उनके साथ ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनके बजट हैं, POL, हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि उनको फिर जनरल सर्विस के लिए लगा दिया जाए, उनको एक सिस्टम में डाल के पूरे इस्लामाबाद को आप ट्रांसपोर्ट इवन फ्री ऑफ कास्ट करंट बजट में दे सकते हैं। सिर्फ आपको सिस्टम डेवलप करना है। इतना बड़ा लीकेज है। दूसरी एग्जांपल, आप कहीं से भी गवर्नमेंट के कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, अब वो इंस्टीट्यूशंस मिसाल के तौर पे ये कलसूम इंटरनेशनल के सामने नेफडेक एक सिनेमा होगा, कितनी कास्ट का है, 2000 के बाद से बंद हो गया होता। मतलब एटलीस्ट आप उससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इस तरह की ये एक छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। इस मुल्क जिन्होंने खरीदा वो तो मुल्क से बाहर बैठे हुए, उनको परवाही नहीं है, वो बिल्डिंग जो है वो गलसड़ रही है। और सर आई रिमेंबर ग्रोइंग अप इन इस्लामाबाद, नेफडेक वाज वन ऑफ द ट्रीट। मतलब क्या आप वहाँ पे मतलब क्या क्लासिक मूवीज लगती होती थी इंग्लिश और सारी। इस पर मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन। मुझे अभी कहा जा रहा है ब्रेक के बाद जरा थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ आएंगे। जिस तरह डॉक्टर जमान साहब ने भी बात की कि हमारे पास बेतहाशा रिसोर्सेज हैं। सबसे अहम बड़ा जो रिसोर्स है वो हमारा इंटेलिजेंट ब्रेन है, जो इस हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है। फिर मिनरल रिसोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर भरा हुआ है और बहुत से रिसोर्सेज हैं जिनको टैप करके हम बहुत आगे खुद जा सकते हैं। इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नादिर गुल साहब, आपने कहा, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की, आपका भी यही था कि हमें मतलब फ़िश खाना नहीं, फ़िश पकड़ना भी सिखानी चाहिए। और इसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहे। पहले भी हम देखते रहे कि जी टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए गए स्किल लेबर तैयार करने के लिए, या यूनिवर्सिटीज़ में भी बाकायदा एक डायरेक्शन के साथ बच्चों को पढ़ाया जाए कि जिसका उनको फ़ायदा भी हो सके। अब डिग्रीज लेके जो है अगर इसी तरह सड़कों पर फिरते रहेंगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एक रिसोर्स है जिसको टैप किया जा सकता है। और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट भी होती है इन्हीं चीज़ों से। तो इस पर कहाँ पे हम लैक करते हैं? और फिर हमें बहुत सारे इंटरनेशनल डोनर्स भी इस पर सपोर्ट करना चाहते थे, मुझे याद है वर्ल्ड बैंक भी करना चाहता था और बहुत सारे, लेकिन हम फिर कहाँ पे रुक गए और आगे क्यों नहीं बढ़ सके इस पर? देखिए, इसमें एक तो यह है कि मैं सिर्फ एक बात ऐड करूँगा आपके सवाल से हट के, जो पहले डिस्कशन हो रही थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ख़ास तौर पे जो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट हैं और जिस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एनविसेज किए गए हैं, एनविजन किया गया है, तो उसमें जब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते हैं, कंपनसेशन नहीं देते हम जैसे मुल्कों को, ये उनका फ़र्ज़ है। ये कोई खैरात या ज़कात की बात नहीं हो रही है, ये उनका फ़र्ज़ है। हैविंग सेड दैट, जो बात है यूथ पॉपुलेशन की, मेरा ख्याल ये कि मैं उससे पहले थोड़ा सा एक पॉवर्टी रिडक्शन के हवाले से
मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में जो 37% पावर्टी है, हमें टारगेटेड पावर्टी रिड्यूस करने के ऊपर पहले तवज्जो नहीं होंगी, जो कि हाउस होल्ड लेवल के ऊपर है। ये जो हम बात करें 6 मिलियन फैमिली जो बिस्प की बेनिफिशरी है, हमें इस हर फैमिली के साथ बैठ के, और ये PPF की अप्रोच रही है, हम सोशल मोबाइल डाटा इज़ अवेलेबल, उस फैमिली के साथ बैठ के उसका पोटेंशियल देख के उसको असेट प्रोवाइड करें, रिसोर्स प्रोवाइड करें कि वो अपना कोई ना कोई छोटा कारोबार शुरू कर दे। और हमने देखा है कि इवन 1 लाख रुपए तक भी अगर आप देते हैं तो कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू होता है जिससे वो फैमिली मशीन ले लेता है, छोटी दुकान लगा लेता है, रेडी लगा लेता है, किचन गार्डनिंग है, लाइव स्टॉक है उसके ऊपर वो तो ये पहला तो ये है कि आपने इमीडिएटली कैश ग्रांट जो है ना, ये बिस्प की रिप्लेसमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप ग्रेजुएशन मॉडल लें, और ये PPF ने ये मॉडल टेस्ट किया है। और इसके ऊपर एक इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट थी, उन्होंने 7 कंट्रीज़ का इस तरह के प्रोग्रामों को इवेलुएट किया, उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला इसी इवेलुएशन के ऊपर, और उसमें उसने ये PPF का जो मॉडल था इसको सक्सेसफुल करार दिया। इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने उसको इराक में रेप्लिकेट किया हमारे मॉडल को। अभी जॉर्डन और इजिप्ट के अंदर फिजिबिलिटी बन रही है कि इसको, तो एक तो ये कि जो 400 अरब हम साल का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे खर्च करें, जो कि बड़ा ज़रूरी है, और इसको एशिया में बड़ा सराहा गया है कि एक अच्छी एक सोशल प्रोटेक्शन की, एक सोशल सेफ्टी की एक सपोर्ट मिली है। लेकिन अब हमें इसकी एग्जिट स्ट्रैटेजी पे जाने की जरूरत है, तो ग्रेजुएट फ्रॉम दैट। दूसरा ये है कि एक तरफ आप इनकम पॉवर्टी की बात करते हैं जो कि 3 दहाइयाँ पहले हर पूरी दुनिया इनकम पॉवर्टी पे एड्रेस करती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि आप अगर उसको इनकम पॉवर्टी थोड़ा सा वो बेहतर भी हो जाती है, घर में एक बीमारी आती है, एक डिज़ास्टर आता है, दोबारा ज़ीरो सम गेम में, तो हमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को देखने की ज़रूरत है, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट हैं, कि उसको भी हम साइमल्टेनियसली एड्रेस करें। और इसके लिए आपकी जो सोशल मोबिलाइजेशन की अप्रोच हमने को 1,47,000 करीब इंस्टीट्यूशन बनाया पाकिस्तान के अंदर, 137 सिविल सोसाइटी इदारों के साथ हमने काम किए, उन इदारों के साथ प्लस आपको लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसके अलावा चारा कोई नहीं। अगर आपने हेल्थ एजुकेशन, क्योंकि एक बीमारी आती है दोबारा ज़ीरो सम गेम हो जाती है, तो जब तक आप हेल्थ सिस्टम को गांव की सतह पर स्ट्रेंथन नहीं करेंगे ये इशू कंटिन्यू रहेंगे। आप पीने का साफ़ पानी लोगों को नहीं देंगे, मैल न्यूट्रिशन जारी रहेगी। हमारे ऐसे ऐसे इलाके जहाँ पे खैरपुर आप देख लें, आप पंजगूर देख लें, तुरबत, अब खजूर से बेहतरीन न्यूट्रिशन की ग़िज़ा कौन सी हो सकती है? वहाँ पे एक्यूट मेल नरिशमेंट के केसेस हैं। रीज़न ये है कि खाना तो है, डेट जैसी हाई प्रोटीन ग़िज़ा है, लेकिन सैनिटेशन उसकी वो अवेलेबिलिटी नहीं है, डायरिया में बच्चे फिर वही रह जाते हैं। तो हमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए हाउस होल्ड कम्युनिटी लेवल के ऊपर कम्युनिटीज़ को इंगेज करने की जरूरत है, और लोकल बॉडीज़ को यूथ बल्क की तरफ आप आ रहे थे पहले सेगमेंट में। यूथ बल्क ऐसा है कि पूरी दुनिया इस वक्त ख़ास तौर पे वेस्ट के बहुत सारे ममालिक हैं जो परेशानी का शिकार हैं कि एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है और यूथ नहीं है। हम एक हवाले से ब्लेस्ड हैं, उसकी वजह यह कि 25% हमारी पॉपुलेशन जो है वो बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स है। 60% पॉपुलेशन, मोर देन 60% पॉपुलेशन 25 ईयर्स एज से कम है। दुनिया इसको पॉपुलेशन बोनस, पॉपुलेशन डिविडेंड कहती है। अब हमारे यहाँ पे 22 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। हमारी यूनिवर्सिटी कम्प्लीटली डिसकनेक्ट है इंडस्ट्री के साथ। पूरी दुनिया में ये एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, तो यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करती हैं और आगे इंडस्ट्री उसको एब्जॉर्व करती है, वो एक डिसकनेक्ट अपनी जगह पे है। तीसरा यह है कि हमने 40 साल जंग में गुजारे हैं, एक जंग ज़्यादा खित्ते के अंदर हमने गुजारे, उसके असरात हमारे ऊपर रहे, जिसकी वजह से हमने इंडस्ट्रियल तरक्की, मिलियंस ऑफ अफगान रेफ्यूजीज, ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस है, उसने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इकनॉमिक प्रेशर आया। फिर इसके बाद एनर्जी के क्राइसिस है। अगर आपने कोई भी बिजनेसेस को प्रमोट करना है, आप हर चीज़ एनर्जी के साथ लिंक है। तो मेरे ये ख्याल है कि हमें लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी में, अदरवाइज ये कि ये हमारे लिए मसला भी बन सकता है यूथ बल्क, अगर हमने प्रॉपर तरीके से इसको टैकल नहीं किया, इस ख़जाने को, इस ह्यूमन रिसोर्स का जो वेल्थ है इसको हमने टेप नहीं किया, तो ये हमारे लिए मसला भी बन सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं एग्रीकल्चर के अंदर, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और मेरा ख्याल ये कि अभी जो हुकूमत ने अनाउंस किया है कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। सिर्फ ये है कि जो हमारा ट्रेडिशनल फार्मर है वो इफेक्ट ना हो, उसको सेफगार्ड करके आप जाएं कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर, मैसिव लेवल पे करें। हमारे पास बहुत सारी रीजन है जहाँ पे पोटेंशियल लैंड मौजूद है। बलूचिस्तान आपके पास 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। बट नादिर साहब, छोटे प्रोजेक्ट्स लोग मतलब डरते भी हैं ना, खौफ भी आता है उनको कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट करें, नुकसान हो गया, मर जाएंगे, लुट जाएंगे, अगले 20-25 साल 30 साल जो है कर्जा ही उतारते रहेंगे। छोटे प्रोजेक्ट में मतलब वो जरा आसानी लोग हाथ भी डाल लेते हैं ना, उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, इसी तरफ आ रहा हूँ। एक तो वो है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो आपने कहा, दूसरा ये है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं इंसान, हम एक इस वक्त प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसका नाम ग्रेस्प है। उसमें हम ये कर रहे हैं कि 7 हमने प्रोजेक्ट उठाई हैं, जिसमें मैंगो है, एप्पल है, अनियन है, ओलिव है, लाइव स्टॉक है, डेट्स हैं। अब उसके अंदर हम क्या करें कि 5 लाख, 25 लाख और 3 करोड़ की मैचिंग ग्रांट दे दें।
छोटा फार्मर है वो अपने कुछ पैसे डालता है वो अपने, और उसमें हम कर क्या रहे हैं कि 35,000 करीब फार्मर्स को सिंध और बलूचिस्तान में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से प्री हार्वेस्ट लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को, और उन्हीं की फैमिली के लोग जो हैं वो उसमें दूसरा ये कि वो किस तरीके से वैल्यू चेन ऐड कर सकते हैं। तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हमने सिंपल, मैं अभी खैरपुर गया हुआ था, वहाँ पर मैं देखा हमने 3 करोड़ की ग्रांट दी थी, 3 करोड़ उन्होंने लगाया, वो अपना पूरा डेट का कोल्ड चेन मेंटेन कर रहे हैं, उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज जो बात हो रही थी पहले भी कि नो डाउट अबाउट दैट, वो तो है। डॉक्टर जमान साहब, अब यकीनन जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इंटरनेशनल वर्ल्ड ने भी कुछ ना कुछ कमिटमेंट्स तो पूरी करनी है, और हम जहां पे अगर हमारा लेस देन 1% कंट्रीब्यूशन है, मतलब वो जो क्लाइमेट चेंज की तरफ, उसमें दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो हैं वो तबाही मचा रहे हैं और हम उससे सफ़र कर रहे हैं। उस हैविंग सेड दैट, और कुछ क्या हमें तवक्को करनी चाहिए कि चलें, मतलब ठीक है आपने कहा कि हमें अब ये बिल्कुल चैप्टर क्लोज तो नहीं हम कर सकते एकदम, लेकिन फॉर दैट टाइम जितने तक के लिए, जब तक आप अपनी इंडिजिनस रिसोर्सेज को टैप नहीं कर पाते, पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाते, तब तक किस तरह हमें इंटरनेशनल वर्ल्ड को क्या जाके कहना चाहिए? मेरे ख्याल है इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अगर हमने कायल करना है तो हमारे पास कोई टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, या हमारे पास इतनी एटलीस्ट कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम उनको कन्विंस कर सकें कि ये भाई आपकी वजह से लॉसेज हैं, अब आपको इसकी रेमेडी करनी है, आपने ये प्लेजेस किए हैं, ये कमिटमेंट्स किए हैं, इनको पूरा करें। वो शायद हम प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते उनको, या हम जो उनको स्ट्रेटजी बना के देते हैं, जैसे नादर गुल साहब ने फरमाया कि वो जो ऑलरेडी उनके पास उन्होंने प्लेजेस किए हुए थे, सिर्फ उसको रीडायरेक्ट कर दिया कि नहीं जनाब हम इस हेड में नहीं दे रहे, इसमें दे रहे हैं, तो वो तो एक किस्म का कुछ भी नहीं है। सही। वो तो एक किस्म की, मेरा ख्याल है कि वो हमारे साथ वैसे ही प्ले कर गए। तो हमें उनको बताने की ज़रूरत है कि हमें इस तरह का चूहे बिल्ली के खेल नहीं चाहिए, आप करना चाहते हैं तो ठीक तरीके से करें, नहीं करना चाहते तो फिर हम अपने जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं उसकी तरफ आएँ। देखें, जो यूथ है ये हमारा बहुत बड़ा सोर्स है। आपने यूथ बल्ज की बात की, हमें कंसेप्चुअली पहले इस टर्म को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक बच्चा पैदा एक घर में होता है तो वो एक बच्चा है, वो दोनों मदर फादर दोनों की तवज्जो का मुस्तहिक है। 2 होते हैं तो चलें एक माँ के साथ है, एक बाप के साथ है। 3 होते हैं तो एक निगलेक्ट होना शुरू हो जाता है, यहाँ से जेलसी शुरू होती है, और अगर 4 हो जाएं तो वो आपस में लड़ते हैं। तो ये बेसिकली यूथ बल्ज लीड्स टू अनप्लेजेंट सिचुएशन। पहली बात जो मुझे इनकी समझ आ रही है कि आप एक पॉपुलेशन बॉम्ब पे भी बैठे हुए हैं, तो वी नीड टू कंट्रोल दैट एज वेल। ठीक है, वी हैव द एडवांटेज, लेकिन नॉट एनीमोर। मतलब ये है कि हमें लेट मी कंप्लीट। ये आपके पास बहुत बड़ा सोर्स है। अगर हम उन बच्चों को, आई मीन हमारी जो यूथ है, हम उनको स्किल्स के साथ इक्विप्ड करना शुरू कर दें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। मैं विहाड़ी से तल्लक है मेरा, वहाँ से एक बच्चा मेरे पास आया, कहता जॉब ढूंढ के दें। तो मैंने कोशिश की, कहीं पे उसको इंटर्नशिप पे रखाया, वो चल नहीं सका क्योंकि रिमोट यूनिवर्सिटी से आया हुआ था, बेचारे की इतनी सोशलाइजेशन उस लिहाज से नहीं थी टेक्नोलॉजी में, लेकिन वो यहाँ पे टिक गया और उसने जो है वो मार्केटिंग शुरू कर दी, डिजिटल मार्केटिंग। अब वही बच्चा जो है वो मुझे कोई हफ्ता पहले मिला है, मैंने उससे पूछा कि भाई क्या सिचुएशन है, कहता है कोई $1000 मैं कमा लेता हूँ। माशाल्लाह। अब देखें, वो मेरे से ज़्यादा, मेरी तनख्वाह से ज़्यादा उसने अर्निंग शुरू कर दी। अब ये बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन व्हाट इफ़ हम उस बच्चे को स्किल्स दे दें, उसे एंटरप्रेन्योरशिप सिखा दें। अब उससे वो क्या करेगा कि वो मिलियन रुपीस जो है वो अर्न करना शुरू कर देगा, और उसको देखते हुए और कितने सारे बच्चे। हमने इस फील्ड को बिल्कुल यहाँ इन्वेस्ट तो काफ़ी किया, लेकिन डायरेक्शन लेस रखा। हमारी जितनी यूथ है उनके पास स्किल्स नहीं है, डिग्री ज़रूर है लेकिन स्किल्स नहीं है। हमें असल में टारगेटेड उनकी स्किल्स की ज़रूरत है। इसी तरह मैं AIG पंजाब के साथ बैठा हुआ था, हम कहीं सेफ सिटी में काम कर रहे हैं रोड सेफ्टी पे, तो उनके साथ मीटिंग हुई। उन्होंने मुझे बताया कि कतर जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो वहाँ पे ड्राइवर्स की ज़रूरत थी, और ड्राइवर्स वो कहते हैं हमारे पास थे नहीं, ये ट्रक ड्राइवर्स और बसेस के ड्राइवर्स जो HTV है उसके। तो कहते हैं कि मैंने ना ऐसे ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कोई
400-500 लोगों को ट्रेन किया, कहता है 1 हफ्ते में सारे के सारे चले गए। अब मैं आपको बताऊं, ये HTV जो है, इसका लाइसेंस अगर किसी के पास हो, ट्रेनिंग हो, तो आप यकीन करें वो किसी भी डेवलप कंट्री की नेशनलिटी ले सकते हैं। मतलब एक और इंटरेस्टिंग सर, फिर ये जो इंटरनेशनल मतलब जो है, ये डिबेटिंग क्लब्स रह जाएंगे, हमें इनसे बस सिर्फ जाके गपशप मार के आ जाना चाहिए, अपने ऊपर ज्यादा खुद एतमादी पैदा होगी तो यकीनन। आई एम सॉरी, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बट प्लेयर टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।